हेलो जी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही छोटी सी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं स्टार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। अब देखो, इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप से शुरुआत करें तो लगभग लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। तो देखो, अगर आप कोई भी फाइनेंस सेगमेंट में एक छोटा कंपनी टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिकली बहुत ही छोटा माइक्रो कैप कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा हाउसिंग हाउसिंग लोन करने वाली कंपनी की तरफ देखो। देखो, यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। देखो, ऐसे तो रिस्क मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा है, आपकी कंपनी का कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका मैनेजमेंट किस तरीके का काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट फिर भी थोड़ा सा स्टेबल बिजनेस मॉडल होता है एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। तो अगर आप जैसे देखें कि पूरे के पूरे फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें माइक्रो फाइनेंस स्पेस के बारे में, कि भाई वहां पर ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले थे, और एक एक करके सारी कंपनी की बैंड बज गई। जो स्पेसिफिकली एनबीएफसी कंपनी थी, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस लोन कर रही थी, उनकी तो हालत और भी ज्यादा खराब हुई। और यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े बैंक जिनके पास एक माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन था, हालत वहां पर भी खराब हुई। तो देखो, वहां पर चक्कर क्या था। एक तो आपके पास कोलैटरल बैंक कम था, थोड़ा बहुत आपके पास अनसिक्योर्ड लोन था। उसके ऊपर से क्या हुआ, कस्टमर ओवर लेवरेजिंग हो गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है। एक सेक्टर में प्रॉब्लम है तो किसी को थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा हाल है। अगर करंटली भी अगर हम बात करें, बट फिर भी हमें थोड़ा सा सेफर सेगमेंट ढूंढना चाहिए जब हम इतनी छोटी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का एक कंपनी। तो अगर हम देखें स्टार हाउसिंग फाइनेंस की क्या कहानी चल रही है, तो एक तो इतना छोटा जब आपका बेस बनता है तो आपको बेस इफेक्ट की वजह से पेस ऑफ ग्रोथ बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। इनके केस में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इनके एयूएम ग्रोथ से ही, तो करंटली कंपनी ने रिपोर्ट किया अपना Q2 का एयूएम ग्रोथ एट 62% ओवर वाई लेवल। तो मतलब धमाकेदार पेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिल रही। अगर हम बात करें पैट के बारे में भी, तो पैट भी 48% के आसपास से बढ़ गया। और ये जो थोड़ा सा कम हमें पैट देखने को मिल रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि टैक्स रेट चेंज हो गया। पिछले साल Q2 FY24 में इनको 6-7% के आसपास का टैक्स लगा था। इस बार इनको 22-23% के आसपास का टैक्स लग गया। तो ये जो टैक्स रेट में चेंज हुआ, इस वजह से इनको थोड़ा सा पैट में ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। अगर आप पीबीटी देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये 78-79% के आसपास से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी लगातार मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर हम एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम साइज के बारे में बात करें, तो फाइनली फाइनली एयूएम क्रॉस कर गया है 500 करोड़ को। 518 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का एयूएम पहुंच गया है। तो अब देखो, 518 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है, बहुत ही छोटा एयूएम है। इतना तो बहुत कंपनियां अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ही डिस्बर्समेंट कर देती हैं हर क्वार्टर में। तो ठीक है, देखो, जब आप कंपनी छोटा पकड़ोगे तो आपको बेस इफेक्ट का भी फायदा देखने को मिलेगा। आपका इतना छोटा बेस है तो उसके ऊपर आपको ग्रोथ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें समझ के चलना पड़ेगा हमें। अगर हम अब थोड़ा सा कंपनी के फ्लेवर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके का लेंडिंग करती है कंपनी, तो देखो, इनके पास कोई और डिविजन है नहीं। अब जैसे हम देखते थे बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कि भाई 70% हम होम लोन करते हैं और बचा हुआ 30% हम एमएसएमई लोन कर देते हैं, बिजनेस लोन कर देते हैं। वो सारा इनके पास सेगमेंट ही नहीं है कि देखो, 518 करोड़ रुपीस के आसपास के जब आपका लोन बुक है, तो आप क्यों माथा मारोगे कि मैं आप जाके स्मॉल बिजनेस लोन करूं या एमएसएमई लोन करूं। ये प्योर एंड प्योर सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन करते हैं। और इनके पास कोई दूसरा सेगमेंट ही नहीं है। एक आधा परसेंट के आसपास का कोई प्रोजेक्ट लोन है, बट वो पुराने लोन चलते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर ये कोई ध्यान दे नहीं रहे, उसको खत्म ही करेंगे। तो मोर और लेस 100% आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन है। तो देखो, नाम से ही हमें देखो, जैसा अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात करें, तो इनका टिकट साइज रहता है फ्रॉम बिटवीन 5 लाख रुपीज टू 15 लाख रुपीज के आसपास। और इनका वही स्ट्रैटेजी है कि जितना ज्यादा हम शहर से दूर जाते जाएंगे, जितना ज्यादा हम एकदम वेल स्टैब्लिश्ड जगहों से दूर जाते जाएंगे, उतना हमारा टिकट साइज छोटा होता जाएगा। तो अगर कोई मेट्रो सिटी के पास है या कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटी के पास है लोकेशन, तो वहां पर ये लोग 12-13 लाख रुपए के आसपास का लोन दे देते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो, जैसे जैसे आप गाँव की तरफ एंटर करते जाते हो, वहां पर ये 7-8 लाख रुपए की टिकट साइज के आसपास का लोन देते हैं। अब देखो, ये लोग टारगेट करते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर को, जो अपना पहला घर बना रहा है, पहला मकान खरीद रहा है, उसको टारगेट करते हैं। और ये जनरली होते हैं लो इनकम ग्रुप वाले या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले लोग। अब देखो, इनका मतलब क्या हो गया, इन लोगों की फैमिली इनकम है फ्रॉम फ्रॉम 1.5 लाख रुपीज टू 6-7 लाख रुपीज पर एनम। पूरे साल में पूरे घर में जितने भी लोग हैं, सब लोगों की कमाई अगर मिला दें, तो 5-6 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई वो लोग कर नहीं पा रहे। तो उन लोगों को ये लोग केटर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब थोड़ी सी और चीज समझ लेते हैं।
अब जब आप इतना छोटा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होते हो, तो आप कुछ फायदे के साथ कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी बनी नहीं होती है, इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो काफ़ी ऊपर रहता है। अगर इनके अभी हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में बात करें, तो 12.2% के आसपास का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। अब देखो 12.2% का आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इसके ऊपर आप अपना मार्जिन रखोगे, आप अपना 7, 8, 9% के आसपास का मार्जिन रखोगे और उसके बाद आप लेंड करोगे। तो इनका जब रेट ऑफ बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ऊंचा है, तो इनको ऊंचे यील्ड पे लोन देना पड़ता है। तो देखो जैसे जैसे कंपनी स्टैब्लिश होगा, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी और ज्यादा बैंक के साथ टाई अप करेगा, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी यही दिया कि अगले 6 महीने में आपको हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग बिलो 12% के आसपास देखने को मिलेगा। और ये कर क्या रहे हैं कि एंड कंज्यूमर का लोन फिक्स कर देते हैं। तो एंड कंज्यूमर का अगर आपने लोन फिक्स कर दिया और आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ गया, तो आपको यील्ड में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, स्प्रेड में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो और भी बेहतरीन बात है, हमारे लिए और भी अच्छी चीज होगी। अगर हम निम्स के बारे में बात करें, तो अभी 7.5%, 7.5% के आसपास के लोग निम्स लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और चीज अगर हम देखने जाएं, तो हमें पता चलेगा कि भाई जब आप इतना छोटा सा कंपनी होते हो, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हो। तो देखो यहाँ पर रिस्क वाली बात भी है और हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन भी है, क्योंकि हम तो एक ऐसी ही कंपनी ढूंढना चाह रहे हैं जो आज 4, 5, 6 लोकेशन में बैठी हो और उसके बाद उसका पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़े। मतलब हम उस कंपनी के साथ ग्रो करें। कंपनी जब हमने ले रखी है, उस टाइम पे हम ग्रोथ लेके आए, कंपनी ढंग से एक्सपैंड करे, पैन इंडिया एक्सपेंशन करे। तो अभी अगर आप देखोगे, तो ये लोग महाराष्ट्र में इनका सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। 65% ऑफ द लोन आते ही महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद ये थोड़ा बहुत राजस्थान में प्रेजेंस है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंस है, गुजरात में प्रेजेंस है और एनसीआर में प्रेजेंस है। और शायद एक तमिलनाडु में और प्रेजेंस है, शायद गुजरात में प्रेजेंस नहीं है, हाँ गुजरात में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो इन 5, 6 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। अब देखो जब आप 5, 6 स्टेट में प्रेजेंट हो और उसके बावजूद आप 62% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो, मतलब आपके पास बहुत रूम ऑफ एक्सपेंशन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जिन स्टेट्स में आप करंटली प्रेजेंट हो, वहां पर भी आप बहुत तगड़ा एक्सपेंशन कर सकते हो। और आपके लिए अभी नेबरिंग स्टेट्स, जो नए स्टेट्स हैं, वो तो आपके पास पड़े ही हैं। आपने कुल मिला के 28, 29 स्टेट्स में से सिर्फ 6 स्टेट में अभी अपना प्रेजेंस बनाना स्टार्ट किया है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी वहां की ग्रोथ एग्जॉस्ट कर चुके हो। तो कभी भी इनको ग्रोथ या स्कोप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर यहाँ पर कंपनी ग्रो नहीं किया, तो वो कंपनी की मैनेजमेंट की कमी है, कंपनी की कमी है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई इतना ढंग का रेट पे मार्केट ही ग्रो नहीं कर पाए कि ये लोग ग्रो नहीं कर पाए। ये चीज भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। चलो ये चीज भी हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम देखें, तो ये लोग अपनी कोलेंडिंग बुक पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अब हम अपने कोलेंडिंग पोर्शन, जो अभी करीबन करीबन 10% के आसपास है, इसको बढ़ा के 20% के आसपास ले जाएंगे। तो कोलेंडिंग में क्या होता है, कोलेंडिंग में आप किसी और दूसरी बड़ी एनबीएफसी कंपनी या बैंक के साथ मिलकर लोन करते हो। तो बेसिकली सिचुएशन क्या बनती है कि सपोज इन लोगों ने टाइप किया विद लेट्स से एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के साथ टाइप किया, तो एचडीएफसी बैंक कहता है कि भाई आप सारा का सारा काम करोगे, आप कस्टमर को ढूंढोगे, कस्टमर का बैकग्राउंड चेक आप करोगे, कस्टमर को लोन सैंक्शन आप करोगे, कस्टमर का सारा पेपर वर्क आप कराओगे, केवाईसी आप कराओगे, कलेक्शन आप कराओगे और फिर जिस दिन लोन क्लोज होगा उसका काम भी आप करोगे। मैं सिर्फ आपको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करूंगा। तो सपोज इन लोगों को किसी एक कस्टमर को लोन दिलाना है, तो उसको रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए के लोन की। तो ये लोग क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक को बोलेंगे कि ये एक कस्टमर है जिसको 10 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है। तो 8 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक दे देगा और 2 लाख रुपए स्टार हाउसिंग फाइनेंस दे देगा। तो ये पूरा मिलकर 10 लाख रुपए का फंडिंग इन लोगों ने कर दिया कस्टमर को। अब एचडीएफसी बैंक को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम मिलता जाएगा। एचडीएफसी बैंक कोई भी मेहनत नहीं करेगा। वो ना तो कस्टमर का वेरिफिकेशन करेगा, ना कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करेगा, ना वो कलेक्शन में कोई मदद करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम कमाएगा। बट ये जो उसके एयूएम में एडिशन हुआ है और उसको इनकम कमाने का मौका मिल रहा है, इसके बदले वो स्टार हाउसिंग फाइनेंस को एक फीस देगा। तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर क्या फायदा है कि भाई उसको फीस भी मिल गई और जो उसने 2 लाख रुपए लेंड किए थे उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट इनकम भी मिल गया और उसके एयूएम में भी बढ़ोतरी हो गई। तो ये है कोलेंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब हम अपने कोलेंडिंग बुक को फ्रॉम 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ले जाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स 20% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये भी अच्छी बात है, यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत देखने को मिल नहीं रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी के गाइडेंस के बारे में। बहुत ही धमाकेदार गाइडेंस है कंपनी का। अब देखो कंपनी कहता है कि हम नेक्स्ट 5 क्वार्टर में हम कर देंगे लगभग लगभग 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ का एयू है। अभी करंटली कितने पे हैं, करंटली है 518 करोड़ रुपीस के आसपास पे। आप कह रहे हैं हम दिसंबर 2025 ये साल एंड करेंगे, ये साल एंड करेंगे बेटा विद
AUM ऑफ 700 करोड़ रुपीस, और उसके बाद हम नेक्स्ट 5 क्वार्टर्स में उसको पहुंचा देंगे 1000 करोड़ का AUM, और उसके नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स में हम पहुंचा देंगे इसको 2000 करोड़ का AUM। एक बार वापस समझते हैं वापस क्या कहानी हुई। अगर देखो, अभी करंटली ये लोग बैठे हैं 518 करोड़ रुपए के AUM पे। इसको अब ये लोग लेके जाना चाह रहे हैं 1000 करोड़ का AUM बाय दिसंबर 2025। नेक्स्ट 5 क्वार्टर के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट 5 क्वार्टर में 1000 करोड़, और उसके नेक्स्ट 8 क्वार्टर में इसका डबल 1000 का डबल कर देंगे, 1000 से पहुंच जाएंगे 2000 करोड़। और अगर इसको हम CAGR टर्म्स में लेके जाएं तो 97-98% का CAGR ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो धमाकेदार पेस ऑफ ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है, ये चीज भी हमें समझने का जरूरत है। और देखो, इनके पास क्षमता है ये चीज करने की। करंटली भी अगर आप इनके नंबर्स देखोगे ना, आप इनका लेवरेज रेशो देखो, ये अभी करंटली 2.6 2.7 टाइम्स ही लेवरेज्ड है। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा फंडिंग इन्होंने सैंक्शन करा रखा है, अलग अलग बैंक, अलग अलग NBFC से, उसको इन्होंने अभी यूटिलाइज नहीं किया है। तो इनके पास स्कोप ऑफ लेवरेजिंग तो बहुत है। अगर हम देखने जाएं, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लगभग लगभग 6-7 टाइम्स लेवरेज होता है, अभी ये 2.7 टाइम्स लेवरेज है। तो मतलब अभी भी यहाँ से अपने ये लोग लेवरेज डबल कर सकते हैं। तो इनको फंडिंग में कभी भी कमी नहीं देखने को मिल रही, इनको कभी भी फंडिंग का क्रंच नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये लोग ढंग से डिस्बर्समेंट करते जाएं, अपने AUM ग्रोथ को ढंग से लेके आते जाएं, और अपनी एसेट क्वालिटी को ढंग से मेंटेन कर जाएंगे, तो यहाँ पर स्कोप ऑफ ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिल नहीं रही। अगर हम बात करें थोड़ी सी एसेट क्वालिटी के बारे में, तो एसेट क्वालिटी मोर और लेस स्टेबल ही रही, ना कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई, ना बहुत ज्यादा सुधार आया। तो ग्रॉस एनपीए अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए 1.57% के आसपास पे मेंटेन्ड है, और नेट एनपीए 1.08% के आसपास में मेंटेन्ड है। तो कोई बहुत बुरा भी नहीं हुआ, बहुत बेहतरीन भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट स्टेबल एसेट क्वालिटी रहा। इनको एसेट क्वालिटी के टर्म्स में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में भी देखने जाए तो 1.5% के आसपास का ग्रॉस एनपीए कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिल नहीं रही, क्योंकि पहली बात तो ये सारा का सारा कोलैटरल बैक्ड है, इनका कोई रिस्क तो है नहीं कि जो इन लोगों ने लोन दे रखा है, वो घर बनाने के लिए लोन दे रखा हो, चाहे वो लैंड के ऊपर लोन दे रखा हो, इनके पास कोलैटरल तो रखा हुआ ही है। और इनके अगर LTV के बारे में बात करें, लोन टू वैल्यू रेशो के बारे में हम बात करें, तो 50-60% के आसपास का LTV है। तो बहुत सिक्योर्ड लोन करते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आपको इन लोगों को क्रॉस एनपीए दिखाना पड़ता है, ये थोड़ा सा साइकिल लंबा होता है। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड लोन के बारे में, तो गोल्ड लोन तो आप फटाफट ऑप्शन करते हो, गोल्ड को आपको पैसा मिल जाता है। होम लोन के केस में ऐसा नहीं है, होम लोन में आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, आपके ऑप्शन में भी जब होता है तब आपको पैसा मिलता है, वो थोड़ा सा साइकिल लंबा हो जाता है, इसलिए इनका थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए आप देखो कि जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनका थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी अगर हम बात करें। फाइनली अगर हम नंबरों के बारे में बात करें, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम went up by 61% over a YoY level, and इनका पैट went up by 48% over a YoY level। तो बहुत बेहतरीन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। बस कहानी सिर्फ हमें यही देखना है कि कंपनी डिलीवर कितना कर पाता है। कंपनी ने एम कर लिया है 96-97% के आसपास का AUM ग्रोथ। अब क्या वो 96-97% के आसपास का AUM ग्रोथ ये लोग डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी सारी चीजें तो कंपनी मोर और लेस ठीक ही कर रही है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यही थी कहानी स्टार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, बहुत ही छोटा सा एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।